everyone, I am clinical dietitian Javedia Daud working at Five Medical Complex Faisalabad. Welcome to my YouTube channel with another amazing topic. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 90% लोगों में पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी रीजंस क्या है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टमक प्रॉब्लम्स। कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आजकल इतने ज़्यादा कॉमन है कि अगर हमें कोई डिज़ीज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई स्वेयर डिज़ीज़ नहीं है, तो हमें स्टमक रिलेटेड इशू कोई ना कोई लाजमी होता है। या तो हमें वो कॉन्स्टिपेशन की सूरत में होता है या हमें डायरिया की सूरत में होता है। तो किसी ना किसी सूरत में स्टमक रिलेटेड हमारा इशू लाजमी बना ही होता है। लाइक हमें गैस का इशू आ रहा होता है, कुछ भी खाते तो तेजाबियत हो जाती है, ब्लोटिंग का इशू आ रहा होता है। तो इनकी क्या रीज़न है कि ये स्टमक इशू आजकल इतने कॉमन है। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, इनकी काजेज़ क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं और उसको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइक उसका सलूशन भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हों वो आपको साथ साथ मिलती रहें। सबसे जो कॉमन काज है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वो ये है कि हम लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। लाइक स्पेशली हम नाइट टाइम पे लेट नाइट हम लोग बाहर का खाना खाने जाते हैं। और अगर हम किसी दिन ना भी खाए ना पाए का खाना तो हम क्या करते हैं कि जंक फूड को होम डिलीवरीज करवा लेते हैं। ये इतना आजकल कॉमन हुआ हुआ ट्रेंड के घर बैठे एक क्लिक पे आपको खाना अवेलेबल कर दिया जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आप लोग का जो जंक फूड खाते हैं, एक तो वो लेट नाइट खाते हैं। लेट नाइट खाने की वजह से आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, लीवर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस टाइम आपकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती प्रॉपरली, लीवर कर नहीं पाता। और सेकंड थिंग जो आ जाती है वो ये कि वो तेज़ मिर्च मसालों वाले होते हैं और हाई कैलोरिक फूड होते हैं। और थर्ड जो रीज़न है वो अनहेल्दी फॉर्म होती है। ठीक है, उन्होंने चीप क्वालिटीज़ की चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके वो चीज़ें बनाई होती है जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं और उसके अलावा आपका स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। सेकंड जो रीज़न आती है वो ये है कि आपको IBS का इशू ना हो, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, या तो आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है या फिर आपको डायरिया रह रहा होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन भी रह रही होती है कभी, और या फिर कभी डायरिया रह रहा होता है। लाइक इसकी 3 टाइप्स होती है मोस्टली, या IBS C होता है, IBS M होता है और IBS आपके पास D होता है। तो आपने देखना है कि आपको लगातार इनमें से कोई चीज़ तो नहीं रह रही, तो कॉन्स्टिपेशन लगातार रह रही है या डायरिया रह रहा है या फिर दोनों ही, कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ, ना कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो कभी डायरिया हो रहा है। आपने इन चीज़ों को देखना है। तो IBS भी बहुत कॉमन है, हम इसको प्रॉपरली तौर पे डायग्नोज नहीं कर पाते, लेकिन जब ये सिवियर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और जो थर्ड रीज़न आ जाती है वो ये है कि हम लोग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं। लाइक सबसे पहले मैं तो रिकमेंड नहीं करती अपने पेशेंट्स को कि आप सप्लीमेंट पे फौरी तौर पे जाएं, क्योंकि जो नेचुरल डाइट होती है, जो जिसने आपको फ़ायदा देना है ना, जिस तरीके से नेचुरल डाइट है, वो कभी भी सप्लीमेंट आपको उस तरीके से फ़ायदा नहीं दे सकता। तो आपने इन चीज़ों को समझना है। लाइक अगर आप हेयर सप्लीमेंट ले रहे हैं और साथ में कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि मल्टीविटामिन में जिंक की अमाउंट मौजूद है। ठीक है, फोलिक एसिड भी होता है, जिंक भी होता है, उसके अलावा भी बहुत से मिनरल्स वाइटामिन होते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप साथ में हेयर सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, हेयर सप्लीमेंट में क्या होगा कि हेयर सप्लीमेंट में भी जिंक की अमाउंट प्रेजेंट होती है जितनी आपको रिक्वायर होती है पर डे। तो क्या होगा कि आप 2 सप्लीमेंट से आप जिंक की अमाउंट कंसनट्रेशन जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट से दुगनी ले रहे हैं। तो क्या होगा कि आपको उससे टॉक्सिसिटी होने का इफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा जो आपकी एक्सेस अमाउंट होगी वो आपको इस बॉडी में स्टोर होने के खदशात होते हैं जो कि आपको टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा स्टमक को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आप अंधाधुंध एक दूसरे का देखा देखी सप्लीमेंट्स ऑर्डर करके खाने ना शुरू कर दिया करें। डाइट अच्छी करें, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रीज़न आ जाती है वो ये है कि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपको किसी डिज़ीज़ पे, किसी प्रॉब्लम पे आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि इतनी डोजेज लेनी है आपने और इतना महीना लेनी है या फिर इतने दिन लेनी है, आप लोग उतनी देर तक लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग फॉलोअप के लिए ही नहीं जाते कि आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे कि किस तरह इसको छोड़नी भी है।
और अगर आपको कोई इशू आता है तो वो आपको प्रोबायोटिक्स भी रिकमेंड करते हैं, जो कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप इस तरह से प्रोबायोटिक्स नहीं लेते और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते जाते हैं तो होता क्या है कि आपकी जो गट में हेल्थी बैक्टीरियाज होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। इन फ्यूचर पे आपको किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं, आपके और भी बहुत से डिजीज़ लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को देखना है। तो इसका सलूशन अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना स्टमक किस तरह से मेंटेन रखना है, किस तरह से इसको बैलेंस करना है कि आपको इन स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो ही ना। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन को आपने किस तरह सॉर्ट आउट करना है। अगर आपको कब्ज़ का मसला रह रहा है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने डॉक्टर को चेक कराना है। अगर फिर भी आपको मेडिकेशंस के बावजूद भी आपको इसका मसला हल नहीं हो रहा, क्या करना है कि आपने 2 अंजीर रात को पानी में भिगो के रख देनी है, या फिर 12 से 13 जो होते हैं आपने किशमिश के दाने रात को पानी में भिगो के रख देनी है। सुबह उठ के वो पानी भी पीना है और अंजीर भी खाना है। अगर किशमिश का पानी है तो किशमिश का पानी भी पीना है और किशमिश भी खानी है। और अगर डायरिया का इशू रह रहा है तो आपने क्या करना है कि 1 कप पानी में 1 चुटकी सौंफ, 2 सब्ज़ इलायची और 3 से 4 पुदीने के पत्ते डाल के आपने कावा बनाना है और आपने वो कावा निहार मुँह एम्प्टी स्टमक पीना है आपने। अगर आपको डायरिया का इशू रहता है तो 1 मंथ आप इसको यूज़ करेंगे, आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा कि आपने रिकवर किया है। तो आपने उसके अलावा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी लेके चलनी है कि आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी बैठे रहें, जब तक आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, और बेशक आप ये कहें कि हम लोग ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर से चेक कराया, ये बहुत महंगी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वॉक नहीं कर रहे, फ़िज़िकल एक्टिव नहीं है, तो आपका स्टमक कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और अगर आपको फिर भी सीवियर डायरिया का इशू रहता है तो आपने क्या करना है, दही में छिलका और केला डाल के लाजमी खाना है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी प्रोबायोटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, उसमें मिर्च मसाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, कोशिश करें काली मिर्च का इस्तेमाल करें, लाल मिर्च से परहेज़ करें। और उसके अलावा आपने जो चीज़ ख्याल रखनी है कि अगर आपको एसिडिटी का भी इशू रहता है तो आप जो मैंने आपको बताया अंजीर वाटर बताया है, उसमें आपने क्या करना है कि चिया सीड का भी इस्तेमाल कर लेना है। अगर चिया सीड आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें तुख मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि इंसान कुछ भी ना करे उसने खाना लाजमी खाना ही होता है। तो अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखें, तभी आप एक हेल्थी लाइफ गुजार सकते हैं, एक हेल्थी डेज़ गुजार सकते हैं। तो होप सो आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेंगी चीज़ें और आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और नेक्स्ट वीडियोस आप डाइट प्लान्स के हवाले से लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हो आपको साथ साथ मिलती रहें। तो आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।